इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, क्लास 12th का ये इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट है जो रेनबो से लिया गया है। ये पहली बार आपका चैप्टर आ रहा है ये घर बैठे शिक्षा चैनल पर आप सभी 12th क्लास के लिए। आप इस चैनल का हूबहू लाइन बाय लाइन हिंदी सीखें और कैसे हम किसी चीज़ को हिंदी करते हैं, क्या है वो सब चीज़ हम इसमें जानकारी रखेंगे। कभी कभी लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, कभी कभी पैरा भी पढ़ूंगा, जिससे आपको आसानी से समझने में हो सके। मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा इसको। आप चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948 के बीच में जन्म हुआ, इनकी मृत्यु हुई। पॉपुलरली नोन एज बापू के नाम से इनको विख्यात है, सभी लोग जानते हैं। और द फादर ऑफ द नेशन, ये दो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सक्सेसफुल एक नेता भी रहे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए अपना मुख्य शस्त्र के रूप में जो है क्या यूज किया, सत्य और अहिंसा को मुख्य शस्त्र के रूप में यूज किया। उसके बाद में लिखा कि हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस कराया इन्होंने। फ्रॉम 1915 से लेकर के 48 तक की जो है ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स में ये भाग लिए। उसके बाद लिखा कि 1915 से वो तो हो गया। ही डाइड एट हैंड ऑफ फैनेटिक, एक सनकी के द्वारा जो है, फैनेटिक होता है सनकी, एक सनकी के द्वारा जो है 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दिया गया, हत्या कर दी गई। इनका ऑटोबायोग्राफी का आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनका नाम है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स डेट ही रोड फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, मतलब विभिन्न अवसरों पर जो इन्होंने कुछ भाषण दिया। रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ अ कैस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, अच्छे आइडियोमेटिक थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया civilization which has successfully withstood the passage of time, the Western civilization which has a tendency of privilege, materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral beings. एक बार आराम से अगर पूरी सारांश सुनते हैं तो अच्छा लगेगा, आपको याद भी होगा। जैसे कहा इन्होंने, गांधी जी को हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गांधी जी का जन्म 1869 से 1948 तक बेचारे रहे। ये एक राजनीतिक होने के नाते ये भारत के एक अच्छे नेता भी थे, आध्यात्मिक नेता जिसको बोला जाता है। उन्होंने भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ जो है अपना मुख्य वेपन के रूप में, हथियार के रूप में जो है सत्य और अहिंसा को अपनाया और भारत को आज़ाद कराया। 1915 से 1948 तक जो लिखा इन्होंने कि पूरी तरह से ये राजनीति के रूप में भारत के लिए समर्पित रहे। 30 जनवरी 1948 को एक सनकी के हाथे ये मारे गए बेचारे। इनका पहली आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, जो कई लेख उन्होंने यंग इंडिया और पत्र में लिखे हैं और कुछ भाषण में दिए हैं। उन्हें एक वास्तविक विचारक के तौर पर ही नहीं बल्कि एक मुहावरेदार, अंग्रेजी के भी अच्छे एक नॉलेज थे इनके पास में, अच्छा नॉलेज था उस समय भी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में गांधी जी जो है भारतीय सभ्यता को सुदृढ़ता के बारे में बता रहे हैं, कैसे हमारे समय के साथ भी हमारा कल्चर जो है कैसे टिका हुआ है और एक सफलतापूर्वक, वो सब इसमें जो है बताया गया है। पश्चिमी सभ्यता जो कि एक भौतिक स्वाधीनता का मानसिकता रखती है, स्वाधिकार, जैसे कि आज मैं जो भी मशीनी एज आ रहा है धीरे धीरे, उस पर कैसी ये मानसिकता रखती है उस पर ये बता रहे हैं। भारतीय सभ्यता जो कि नैतिकता पर बल देती है, हमारी संस्कृति जो है, कल्चर जो है नैतिकता पर बल देता है, जो इनसे बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला लिखा है कि सेम फेड द, सॉरी नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 लाइन छूट गया मैं आपको एक नंबर में। आई बिलीव डेट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीट्स सोन बाय आवर एनेसेस्टर्स, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द, अब सोचिए,
ये सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वो संसार में किसी से भी परास्त नहीं हो सकता। जो बीज हमारे पूर्वज बो गए थे उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम समाप्त हो गया, आप लोग देखा है, रोम इवेंट हो गया, चला गया। ग्रीक की भी दशा वही हुई है, सेम फेट, वही दुर्भाग्य है उसका भी। द माइट ऑफ द पैराऑप्स वाज ब्रोकन, हेडिंग में फर्स्ट लाइन में लिखा है वाज ब्रोकन, उसका भी सब चकनाचूर हो गया, अस्त्र सब्जी स्वाहा हो गए। उनके बाद लिखा जापान वाज वेस्टर्नाइज, जापान जो पूरी पश्चिमीकरण हो गया है उसका। और लिखा कि चाइना नथिंग कैन बी सेड, इसके बारे में तो हम कुछ चाइना के बारे में हम कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल आज, लेकिन इंडिया जो है वहीं पर एकदम स्थिर डटे हुए है। सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग, पहला भी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, उनके पास कोई अपना ग्लोरी नहीं है, चमक नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greek and Rome. Such is their pitiable condition. कहते हैं कि चीन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, किंतु भारत ने अब तक किसी भी प्रकार से अपने नींव में एकदम दृढ़ता रखी है, अपने चमक जो है बनाए रखा है। और रोम वाले जो लोग हैं, यूनान और रोम वाले जो लोग हैं, दूसरों से सीखते हैं, लेखों से, जिनका अभिन्न गौरव नहीं है बिल्कुल। उनकी इस कोशिश में जो है यूरोप के लोग समझते हैं कि वे यूनान और रोम के गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। मतलब मिला जुला कर कह रहे हैं इस पैराग्राफ के फर्स्ट का कि भारत ने अभी तक सदियों सब कुछ खत्म हो गया, रोम खत्म हो गया, ग्रीक यूनान सबका खत्म हो गया अपना अस्तित्व, लेकिन भारत जो है अभी भी यहाँ पर डटा हुआ है, इसे किसी ने भी हिला तक नहीं दिया। सेकंड पैरा में कह रहा है कि इन द मिस्ट, क्या लिखा है, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच जो है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज इक्वल हर ग्लोरी। भारत इन सब के बीच जो है भारत एक अडिग खड़ा है और यही उसकी शान है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट दैट हर पीपल आर आल्सो सो सिविलाइज्ड। इन सब के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध आरोप है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य और ज्ञानी हैं कि इसका हिसाब नहीं है। वो लोग बोलता है स्टॉलिड है, अस्थिर है, डेट इज नॉट अ पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। हैं, वास्तव में हमारे मूल्यों के ये सब विपरीत में है, ठीक है, और इसे हम बदलने का साहस नहीं कर सकते, अडॉप्ट बाय एनी चेंजेज। इट इज चार्ज रिले अगेंस्ट आवर मेरिट, ये सब चार्ज जितने भी लगाया गया, दोष लगाया गया, सब हमारे मेरिट के अगेंस्ट में लगाया, विरुद्ध में लगाया गया। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, मेनी हैव टेस्टेड, सॉरी हो गया, ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी, दिस इज हर ब्यूटी, इट इज ही सीट एंकर ऑफ आवर होप। कहते कि जो हमने अनुभव के परखा है, जो हम अनुभव के आधार पर जो हमने परखा है वो सही पाया है, हमें इसे बदलने का साहस नहीं रखते हैं, हम इसे बदलने का साहस नहीं रखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो भी है हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव होने की जरूरत नहीं है। अनेक लोग हम अपने विचार या सोच पर भारत पर थोपते रहते हैं, क्या यह स्थिर रहता है, लेकिन कुछ भी कहो, कितना भी कोई बुराई करे, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। यही इसकी सौंदर्यता है, या यही हमारी उम्मीद का अवलंबन है। सीट एंकर मतलब हमारा अवलंबन होना, हमारी स्थिति क्या है। थर्ड नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, performance of duty, and the observance of morality, and convertive terms to observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we knew ourselves the Gujarat equivalent for civilization means good conduct. कहते हैं कि सभ्यता जो है आचरण का वह ढंग है
सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य के कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। गांधी जी का कहना है कि सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है, और कर्तव्य का पालन तथा नैतिकतापूर्ण आचरण क्या है, एक संपरिवर्तनीय है, ये बदलने वाला नहीं है। नैतिकता का आचरण करना मतलब जैसे इन्होंने कहा ना, पहले एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम। नैतिकता का आचरण करना, अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना, ऐसा करके हम आत्मबोध करते हैं। गुजराती में सभ्यता को सदाचार का समानार्थक माना गया है। गुजराती में अब कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आदमी होता है ना कि जैसा बाप वैसे बेटा, अगर हमारे घर में सपोज आप मान लीजिए कि हमारे घर में अगर कोई अच्छा माँ बाप जो व्यवहार वाले हों, अच्छे हमेशा बच्चों के साथ बिहेव करते हों, अच्छे हमेशा संस्कार वाली बात करते हों, हमेशा ज्ञान की बातें होती हों, माँ बाप जब भी बच्चे आए तो उनसे कुछ ना कुछ जो भी एक अच्छे रूप में पेश आते हों, बच्चे भी उनके होते हों, तो वही सब कल्चर सीखते हैं। बच्चे क्या हैं, एक मिट्टी की मूर्त है, जैसा उस पर जोर लगाओगे वैसा बनेगा। आज आप देख लीजिए, आप अपने समुदाय में अगले बगल में कैसे बच्चे बाल कटा कर आते हैं, कैसे हेयर स्टाइलिश रहते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कि आप लोग हैं तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं, ये सब किसकी देन है, आपकी गार्जियन की। अगर कोई लड़का बिगड़ता है, लड़की बिगड़ती है, तो उसमें 100% उसके माँ बाप की देन। अगर शुरू से हमसे जैसा रख रखाव होगा, नैतिकता जैसा हमने उसको देंगे, नॉलेज देंगे, वैसा उसका होगा कि नहीं होगा। पहले के लोग देखिए, दादा के लोग सामने बाप नहीं आते थे, और आज बाप बेटे में आमना सामना हो जाता है। क्यों होता है? पहले के दादा बाप में कभी लड़ाई होती थी, आप देखते थे? कभी नहीं होता। लेकिन आज यही नैतिकता जो है खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? या आज यही पश्चिमीकरण जो है, वेस्टर्नाइज जो है कल्चर जो है, आज हमारे अंदर घुस गया है। अगर कोई बच्चा जो है हमसे गाड़ी मांग कर ले जाता है कि बेटा पापा गाड़ी दो मेरे को, और गाड़ी ठुक जाती है, तो पापा पहले उसको दबा कर धोते हैं। पहले ये नहीं पूछते कि बेटा तुमको चोट तो कहीं नहीं लगी ज़्यादा, नहीं, पहले उसको दबा कर धोएंगे साले को। तुमने गाड़ी तोड़ दी हमारी, बताओ, हैं? साला को मना किया था कि मैं गाड़ी मत ले जा, लेकिन क्यों ले गया? अब मारना शुरू कर देंगे। अरे सिचुएशन तो जानो कि हुआ क्या। हो सकता है कि खड़ा हो लेकर रोड सामने वाला ने ठोक दिया, नहीं, ये क्या है, वेस्टर्नाइज अंदर घुस गया। कलयुग है अंदर, जैसे कलयुग ही वेस्टर्नाइज है। इसमें इंसान से ज्यादा सामान की कीमत होगा। एक बात याद रखिए, यही है गांधी जी इसी चीज को अंदर नहीं घुसने देना चाहते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट पे चलते हैं कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है तो लिखे द इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो कहते हैं कि अगर यह परिभाषा जब सही है तो भारत को जैसा कोई और लेखकों ने भी स्पष्ट किया है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, गांधी जी ये थोप नहीं रहे हैं कि मैं बोल दूंगा तो भाई भारत स्वच्छ हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और लेखकों ने, जो राइटर जो है, यह स्पष्ट करके लिखा हुआ है, और ना किसी से किसी को पूछने की जरूरत है, सबने ऐसा ही लिखा है जैसा इसको होना चाहिए। इसमें कोई तरह का, किसी ने भी कोई तरह का क्लेम नहीं लगाया है। 5वां नंबर पॉइंट पढ़ते हैं हम। वी नोटिस डेट वी माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। अब कहते हैं दूसरी तरफ से घुमा करके, माइंड जो है हमारा रेस्टलेस बर्ड है, कभी आराम नहीं करता ये। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना इसको दो उतना ही ललायित रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम आवर ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. गांधी जी कहते हैं कि हमारा माइंड जो है बिल्कुल अशांत है, कभी शांत नहीं होने वाला। ऐसा पंछी है जो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर चलता रहता है। अब आप ही देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई मोबाइल आपको दिया गया है, साल 2 साल के बाद कुछ नया मोबाइल आया था, अब एक लड़ाई तो रहती है हमेशा कि कुछ अपडेशन मोबाइल आया हमारे पास, ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, हमेशा आसान। एक मिल गया, पापा एक दे दो, मैं दोबारा आपसे कभी नहीं कुछ मांगूंगा। पापा ने किसी तरह से दिलवा दिया, फिर अगले साल मुँह लटकाए रहे, ये पापा एक काम दिलवा दिया, काम नहीं कर रहा है, बढ़िया, अब नया आने वाला है, नया आने वाला, नया आने वाला। इस तरह से हमारे दिमाग जो है ऑफसेट रहता है हमेशा, और इसमें हम जो है लिप्त रहते हैं, और एक दिन जो है इसके हम बेकाबू हो जाते हैं। अगर पापा इस दिन नहीं दिए
तो फिर पूछो मत घर में कौन सा महाभारत रामायण चालू होने वाला है। उनको भी आशंका नहीं है। यही बोलते हैं कि उन्होंने देखा है, गांधी जी ने देखा है कि प्रसन्नता जो है, खुशी जो है, एक मानसिक स्थिति है। जब तक हमारा मन में संतोष नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ रहे बात को? इसलिए ये सब चीजें आपको अपने से सुकून में रहना ही होगा। 6 नंबर पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम पढ़ते हैं। लिखेगा मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। मैन जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आदमी जो है खुश रहे, धनवान है तो खुश रहे, दुखी है इसलिए गरीब है, ऐसा नहीं है। लिखेगा द रिच आर ऑफ्टन सीन वी अनहैप्पी। अक्सर जो है गरीब, रिच मतलब धनी होता है, धनी को अनहैप्पी होते हुए देखा गया है, खुश ना खुश। द पुअर इज टू बी हैप्पी, और पुअर को खुश होते हुए। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of love as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage. देखिए कि हमारे पूर्वज जो है कि विलासिता भोगों से दूर रहने का आदेश दिया है। हमको उसी तरह से हल से काम चलाया जाए जो हजारों वर्ष पूर्व से क्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों जो पूर्व से चलन में था उसको जो है हमारे जो है पूर्वजों ने कहा है। हमने उसी तरह से झोपड़ियों भी बनाए रखी जो हमारे पास पुराने समय में थी। और स्वदेशी शिक्षा that we had former times and our indulgence education remains the same as before। और पुराने समय में जो स्वदेशी शिक्षा भी थी वो पहले ही जैसी ही रही है। Each followed his own occupation or and charge accommodation competition। Each followed his own occupation or charge a regular wage। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves। मतलब गुलामी होता है। And laws of moral fibers, moral नैतिकता की बातें कर रहा है। Therefore, after the due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet। देखिए प्रायोरिटी इन्होंने क्या किया कि हाथ और पैरों की बात किया है। दिस आर रियल हैप्पीनेस। सबसे अंतिम खुशी क्या है? रियल हैप्पीनेस थी। एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक आदमी अपना नियत जो है, प्रतिदिन जो काम धंधा करता है, नियमित वेतन जो प्राप्त करता है, उससे बड़ा खुशहाल कोई है क्या? यह बात ये नहीं है, यह हमें ज्ञात नहीं कि मशीनों का आविष्कार जैसे जैसे किया जाता है वैसे वैसे हमारे पूर्वज भी जानते थे। इसलिए उन्होंने अपना मन जो है इस तरफ से साफ हटा लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके यूज करेंगे तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे, और जब गुलाम बनेंगे तो अपनी नैतिकता जो है निश्चित रूप से हम खो बैठेंगे। आज देखिए, पहले के लोग झूठ थोड़ा कम बोलते थे, लेकिन आज सामने से झूठ बोलते हैं। जैसे कोई फ़ोन आया, फ़ोन पर बोल दिया कि फलाना आप कहाँ पर हैं, तो बोल देगा कि सर मैं यहाँ पर नहीं हूँ अभी, सर मैं बाजार में हूँ, बताओ घर में बैठा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो हर घर में वही बेटा सुन रहा है, बेटा सुन रहा है, अब वो भी झूठ बोलेगा, पापा इसने झूठ बोल दिया यार, हम भी झूठ बोल देंगे। क्लास में है बेटा? हाँ पापा अभी क्लास में, जल्दी फ़ोन मत करिए, अभी कहीं और बैठा है। इसलिए वो जानते थे कि इसका जिसने भी यूज किया वो सब जो है अपनी संतुलन जो खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने सोच विचार कर निश्चय किया था कि हम वही कार्य करेंगे जो हमने हाथ पांव से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाथ पांव के उचित उपयोग में ही हमारी वास्तविक खुशी में स्वास्थ्य निहित है। आराम से थक हार जाते हैं, आकर सो जाते हैं, आराम से मस्त रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 7 के पॉइंट में। द फर्दर रीजन that large cities were a snare and useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and। अब कह रहे हैं कि देखिए आगे क्या आती है कि शहरों में जो क्या होते हैं, लिखा कि बहुत इनकम्ब्रेंस, बिना मतलब भीड़ भाड़ होते रहता है, ना छिन झपटी होते रहता है, वहां के लोग जो खुश नहीं रहते हैं, वहां पर गैंग्स ऑफ थीव्स रहता है।
लेकिन रॉबर्स प्रोसिक्यूशन एंड वाइस प्रोसेसिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। उनका कहना है कि देखो यहाँ पर जो हैं लोग जो है एक तरह के गिरोह में रहते हैं, हमेशा चोर का शहर में डर लगा रहता है, वैश्याएं रहती है जहाँ पाप जो है पनपता है, वाइस प्रोग्रेसिंग सब क्या है, सब वैश्याएं रहती है जहाँ पर पाप हमेशा पनपते रहता है, मन भटकते रहता है इंसान का, और निर्धनों को, गरीबों को जो है धनियों के द्वारा जो लूटा जाता है। इसी कारण से गांधी जी कहते हैं कि वे छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। गांधी जी मतलब इन सेंस क्या है, ये हमारे पूर्वज। अगला 8 नंबर पॉइंट बोलता है कि दे सार डेट द किंग एंड देयर स्वॉर्ड एंड वर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड अ सोवर्जियन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर of the rishis and the fakirs. A nation with a constitution like this is fitter to each other than to learn from others. This nation had a court, liars, doctors, but they were all within bounds. सब क्या है ये? उन्होंने कहा कि राजा और उनकी तलवारें जो होती है नैतिकता के तलवारों से कम ही है। इसी कारण से वे धरती के सम्राट जो हैं, राजा जो हैं, को ऋषि तथा फकीरों से तुच्छ समझते थे। अब मान लीजिए कि राजा जो भी ऋषि फकीर होते हैं उनके पास एक नैतिकता होता है और राजाओं के पास नहीं होता है, इसीलिए वो लोग जो है कमजोर समझते थे, तुच्छ समझते थे, इस सबके पास नॉलेज नहीं है, घमंड है, ये है वो है। और इसी कारण से राजा महाराजा भी एक ऋषि फकीरों के पास में आते थे। तो यह कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था वाला राष्ट्र जो है दूसरे को सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने में समर्थ रखता है। और यहाँ इस राष्ट्र में, इस देश में अदालतें, वकील और डॉक्टर भी हैं, लेकिन सबको एक सीमा में बंधा हुआ है। सब जानते हैं कि व्यवसाय ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लिखा है कि एक गांव के वैद्य और वकील जो है इनसे ज्यादा नहीं लूटते थे। क्या है, वकील नहीं रॉब्ड बाय पीपल, नहीं लूटते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स, नॉट देयर मास्टर्स। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, ordinary rules was to avoid courts. There were doors and floor people into them. This evil too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. उन्होंने साफ कह दिया कि अदालतों से बचना सामान्य नियम होना था। जो लोग आश्रित समझे जाते थे पहले के, आज क्या है, पहले के समय में न्याय जो है निष्पक्ष हुआ करता था और आज जो है अनिष्पक्ष हो गया। जिसकी पैसा हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। उनको लोग को फंसाने के लिए दलाल नहीं होते थे पहले, लेकिन आज दलाल हो गए हैं। पहले के लोग घर टूटा था तो लोग जोड़ दिया करते थे कि नहीं नहीं समाज बुराई सब कुछ है, लेकिन आज जो तोड़ देते हैं। बगल में जाकर देखिए, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर जो दलाल नहीं है। एक घर को तोड़ने के लिए 27 आदमी लगा, कैसे खा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे कर रहा है। किसकी देन है ये? वेस्टर्नाइज की देन है। हम जो हमेशा जो इधर उधर भटकते रहते हैं। जनसाधारण स्वाधीनता के साथ हम लोग जीते हैं, अपना कृषि का व्यवसाय करते थे, वे सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। कह रहे हैं कि भटको मत, अदरवाइज आप खुद समझोगे क्या है। नाइन नंबर पॉइंट में है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज ए डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स पोल्ट्रीज टू इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये बोलते हैं कि जो भी इसके जैसा कोई और तो है ये नहीं है। जिसके भी समर्थक हैं, इनवॉल्व, इसका क्या समर्थक की बात कर रहा है। नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ ऑन गॉड। उधर लिखा हुआ है। कह रहे कि मेरे द्वारा जिस भारतीय सभ्यता का उल्लेख किया गया है
ऐसा ही वर्णन और भी समर्थकों के द्वारा जो है किया गया है। संसार के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने कभी संपूर्णता हासिल नहीं की है, ये तो तय है। लेकिन कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है कैसा है, एक चरितार्थ है। यहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे के सहयोग में जुटे रहते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति जो अनैतिक है, वहाँ एक दूसरे को फोड़ते रहते हैं। हमेशा लगा बझाव की नीति उनके पास में रहती है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि फोड़ देंगे तो अपना उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। एक घर को जैसे कि कोई किसी ने तोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया, उसके घर तोड़ दिया तो उसको फायदा हो गया, ऐसा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी वो तोड़ने के लिए उतारू रहता है। इसके मतलब पहले भी कहा गया है कि पहले वाले जो ईश्वर में एक तो विश्वास नहीं करते हुए लोग, कोई आज के डेट देखिए कोई बोलते हैं हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम भगवान को ऐसे नहीं करते, ये सब ढोंग है, डलाप है। तू है कौन भाई? ऐसा समझकर तथा विश्वास करते हुए भारत के हर प्रेमी के लिए उचित यह है कि भारतीय सभ्यता के साथ ऐसे चिपका है जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है क्या, कि जैसे एक माँ के सीने से एक बेटा चिपका रहता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 10 नंबर पॉइंट पर कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। अब ये नहीं कहने का मतलब आप अनुचित मत समझ लेना कि हम जो हैं इसके विरोधी हैं, ऐसा नहीं है, हम इसके बिल्कुल विरोधी नहीं हैं। आई एम थैंकफुल द वेस्ट फॉर many a thing I have learned from Western in literature, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all at all cost। कह रहे कि मैं पश्चिमी से घृणा नहीं करता, ये गलत मत समझिएगा आप लोग मेरे लिए। पश्चिमी सभ्यता से एक बहुत सी बातें जो हमको सीखने से मिलती है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, गांधी जी कहते हैं कि हर चीज़ से लोग जो है कुछ ना कुछ सीखता है। मैं भी उससे सीख रहा हूँ, पश्चिमी सभ्यता से, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ जिसने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहता कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर कि मैंने एक ही पाठ सीखा है, और वो क्या है, इसका किसी भी कीमत पर इसका त्याग कर देना चाहिए। एक ही चीज़ सीखा है, किसका? आधुनिकरण का। इसको त्याग कर दो। मैंने एक ही चीज़ सीखा है और वो भी सीखा है कि इसको त्याग कर दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करोगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अब हम लोग 12 पॉइंट की तरफ चलते हैं। It perhaps unnecessary, if not useless, to weight the merits of the two civilizations. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective spheres। 12 नंबर पॉइंट कहता है कि सभ्यता संभवतः गुणों को परखना होता है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो है बेकार में होती है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं कुछ ना कुछ सही तो हो सकता है। या हो सकता है कि पश्चिमी ने अपने जलवायु और वातावरण के अनुकूल एक सभ्यता का विकास किया है, तथा इसी प्रकार से हमारी सभ्यता हमारी इस परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसे हम जो है अपने अपने क्षेत्र में इसको हम देख सकते हैं। ठीक, 13 का लिखा गया, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restrictions upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western establishedness arises really from want of living faith in a failure state, and therefore also in divinity
द रिस्टेंट of ancient or external civilization arises from our belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. कह रहा ये कि आधुनिक सभ्यता के विशिष्ट गुण जो है मनुष्य की अंत फैलाव है। किसका? इच्छा का। जो आज मॉडर्न चल रहा है, कोई ऐसा इंसान आप दिखा दो हमको कि जो संतुष्ट हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा देर के लिए हाँ रसगुल्ला खा रहा है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो जो पहला रसगुल्ला जाएगा वो अमृत के समान होगा। जैसे जैसे उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 जाएगा, अंत वाला जो स्वादहीन हो जाएगा। जबकि सेम कंडीशन है, लेकिन फिर भी अंत में क्या कहेगा? ना ना ये मजा अब नहीं खाऊंगा ना, अब संतुष्ट हो गया। लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर पूछिएगा उससे, क्या बोलेगा कि हम नहीं खाएंगे, हम संतुष्ट हो गए हैं? कभी बोलेगा? नहीं बोल सकता। यही जो है हमारे जो है, यही फैलाव की इच्छाओं का अनंत फैलाव जो कभी पूरा नहीं हो सकता। पहले बना है माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जितना इसको दो उतना ही डिमांड करता है। इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना ही हमारा नियम है और हमारी सभ्यता की विशेषता है। गांधी जी कहना कि इसको जितना ज़्यादा फैलाव करेंगे उतना हमारे अंदर वैमनस्य का भाव उत्पन्न होगा, असंतोष की उत्पत्ति होगी और प्राचीन या पूर्व सभ्यता का संयम भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की भी शक्ति के विश्वास की वजह से जो कि प्राय हमारे अंदर होती है वो सब स्वाहा हो जाएगा। आज इसी की देन है। थोड़ा सा लोग पैसा कमाने लगता है तो सोचता है मैंने कर दिया यार, और थोड़ा सा गड्ढे में गिरना शुरू होगा, भगवान ने हम ही को ऊपर से उठा के धर दिया है, सब दुनिया के दुख हम ही को दल रही, ऐसा करने लगता है। क्या है ये? 14 की तरफ बढ़ते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। बड़ा जल्दी मशीन चीज का जल्दी रिजल्ट आता है, समझिए पागल हो जाता है आदमी। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट डेट इज द विक्ट्री ऑफ मैन। क्या तो लिखा है, लास्ट ग्लेस है, लेस्ट इन दैट रेजिस्टेंस वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। कह रहे हैं कि आधुनिक जो आविष्कार जो हो रहे हैं एक चमत्कारिक परिणाम है, चमत्कार हो रहा है, ब्रिलियंट रिजल्ट बहुत तेज गति से। मतलब मोबाइल में पैसा डाला नहीं, सड़क के बाद कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन जितना आसान लग रहा है उतना मुश्किल भी है ये। इसलिए कह रहे हैं कि इनका विरोध करना हमारे लिए पागलपन लगता है। अगर पापा ने बोल दिया कि मोबाइल नहीं चलाना है तो हम पागला जाते हैं। अब पापा ने बोल दिया कि बेटा आज दिन भर तुम मोबाइल चलाओ, पढ़ाई बंद कर दो, तो आपको लगता है कि मेरे जैसा इस पापा जैसा सुंदर जो है इस धरती पे कोई पापा नहीं होगा। जिस दिन कह दी कि पापा बेटा आज 2 दिन के लिए मोबाइल मैं तुमको लेकर पढ़ने जा रहा हूँ, आप सोचिए उस दिन के जैसा और कोई दूसरा दिन ही नहीं होगा उस लाइफ में। यह है पागलपन। मुझे इसमें कोई संदेह, कहते हैं कि लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसका विरोध करना में मनुष्य का विजय है। विरोध भी नहीं कर सकता। हमें क्षणिक आनंद के बदले एक शाश्वत लाभ जो है गंवा देने के खतरे में, हमारी लाइफ जो है खतरे में है डे बाई डे। आप इस बात को मानिए, जिसको हम सीने से लगा रखे वो सीना ही उड़ा दे जाएगा। 15 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि 15 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि जस्ट एज इन द वेस्ट दैट हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन दीज थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। 15 नंबर पॉइंट बोला कि जिस प्रकार से पश्चिमी ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म ने धर्म, आकांक्षा एवं आत्मा के बारे में अद्भुत खोज भी किया है। एक बात वे भी है, जैसे से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसे धर्म के भी खोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि भगवान कैसे करना, वैसे पूजा करो, ये करो करो करो, होता है कि नहीं होता है? 60 नंबर पॉइंट बोल रहे हैं कि वी हैव नो आइज ऑफ दिस ग्रेट द फाइन डिस्कवरीज, वी आर डाइजल्ड इन बाय, मतलब चकाचौंध हो जाना, बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस
that Western science has made I am not in mode or that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from. कह रहे कि किंतु इस महान व सुंदर खोज को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक उन्नति की है, हमें से भ्रमित हो गए हैं, चकाचौंधिया गए हैं। मैं उस उन्नति से असंतुष्ट नहीं हूं, मतलब संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हूं। मतलब ऐसा नहीं कि एक मोबाइल आ गया, गाड़ी आ गया तो अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, अब एकदम चकाचौक हो गया, नहीं। सिंगल फ्रिज आ गया तो हमको डबल फ्रिज चाहिए, डबल फ्रिज चाहिए तो हमको बड़का फ्रिज चाहिए, मोटका फ्रिज चाहिए, पतरका फ्रिज चाहिए। मतलब 10 तरह के दिमाग डालते रहता है आदमी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, इस मतलब चुंधिया गया है, जिसको नहीं बोलते हम लोग चकाचौंधिया आ जाना। ये हालत है हमारी, एक को सही तरह से पचा नहीं पाए और पर तीसरा चलने शुरू। Progressing along these lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onerous of materialism. कह रहे हैं ये वास्तव में लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत के इन तरीकों को खोज करके रख दिया है जिससे भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने के लिए विशेष अभियान को पूर्ण कर सके। मतलब मेटेरियलिज्म जब आ गया तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आ गया हमारे अंदर। घर में मोबाइल अगर नहीं है, अगर एप्पल का मोबाइल आ गया, ऑरेंज का मोबाइल आ गया, तो समझिएगा अरे बेटे ने मांगा पापा टैबलेट चाहिए, तो पापा एकदम दे दिए, तो समझ लो कि बेटा उससे जैसा बाप तो ढिंडोरा पीटेगा, चकचौंधिया आ गया है एकदम, जैसे नहीं बोलता है आदमी। 17 नंबर पॉइंट में कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। It has witnessed the fall of Babylon, Syria, Persian, Egyptian civilization. Cast a look around you. Where is Rome and where is Greece? Can you find today anywhere? Deadly Gibeon, or rather the ancient Rome, for Rome was Italy. कह रहे हैं कि देख लीजिए भैया, हिंदू धर्म में कोई ऐसी बात तो होगी जिसे अभी तक कोई इसे जीवित रख सका। कितने लोग आए हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम बनाए, हिंदू से मुस्लिम, हिंदू से ईसाई, सब बनाए, लेकिन कोई तो बात तो है ना। ये सोचने वाली बात है कि बेबीलोन, सीरिया, ईरान, मिस्र सभ्यता के पतन सब स्वाहा, सब साक्षी है, गवाह हैं, ये सब स्वाहा हो गए। लेकिन अपने आसपास का नजर घुमा करके तो देखिए, रोम कहाँ गया? यूनान क्या आप गियान इटली खोज कह सकते हैं? नहीं, प्राचीन रोम, क्योंकि रोम ही इटली था पहले। कहाँ है क्या? नहीं है। ईरान जाओ, क्या लिखा है? गो टू ग्रीक, ईरान जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। 18 नंबर में बोलते हैं कि यूनान जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता को देखिए कहाँ है। उसके पश्चात जो भारत आकर प्राचीन रिकॉर्डों को देखिए और फिर अपने चारों तरफ देखिए, आप कहने के लिए बाध्य हो जाओगे कि हाँ, मैं अब भी भारत की प्राचीन को जीवित देख रहा हूं। ठीक है। 19 नंबर में पॉइंट बोलते हैं कि ट्रू देयर वर इंडल्जेंस डंग हिप्स टू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर बuried under them, under the reason why it has survived is that the end which in Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. कह रहे हैं कि सत्य है कि यहाँ इधर उधर गोबर के ढेर भी थे, लेकिन उसके नीचे बेशकीमती खजाने दबे हुए थे। हाँ, गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर सब गोबर है, गोबर ही गोबर है, लेकिन इसके नीचे जो है खजाना दबा हुआ है। यह क्यों जीवित रहा? इसका कारण है हिंदू धर्म ने अपने समक्ष भौतिकता के साथ विकास का नहीं, आध्यात्मिक के साथ विकास का लक्ष्य रखा है। जो लोग अध्यात्म के साथ बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के साथ जुड़ा रह करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका अस्तित्व रहता है, अन्यथा सारे चीज की मिट्टी पलीद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने अध्यात्म को मत खोना, चाहे जिस समुदाय से हो।
ट्रू देयर वर इंटेलिजेंस, सॉरी तो हो गया 19 नंबर। अब 20 नंबर में आइए, लिखा है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रजिस्टिंग वांट्स सेल्फ डैनियल। लिखा है क्या कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं भोग विलासता को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी आधारित है किस पर? इच्छाओं को सीमित करने पर। हमारी इच्छाओं को सेल्फ डिनाइल होना, आत्मत्याग करना। ठीक है। 21 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it laws are not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. कह रही है कि निसंदेह हमारी यूरोपीय सभ्यता जो है यूरोप के लोगों को अनुकूल है, किंतु अगर हम इनकी नफरत करने की कोशिश करेंगे तो यह भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। हाँ, गांधी जी कहते हैं कि इसे नफरत नहीं करना है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि हम ग्रहण करने योग्य चीज़ों को न अपनाएं अथवा स्वीकार न करें। मतलब जो हमारे हाथ पैर अगर ठीक हैं तो भैया हमको गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, जब नहीं है तो इसको करें। जब हम एक दूसरे के रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, जा करके मिल सकते हैं, तो उससे बेकार करें। अब ऐसा नहीं कि दोबारा से बहरे निकले तो फोन करिए, उससे क्या है, रिश्ते धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि उसको त्याग कर दो, लेकिन जब विशेष परिस्थिति हो जाए तब उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अब आते हैं 22। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Let us engrave in our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Today it is certain that the millions cannot have high living, and the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. कह रही है कि भौतिक सुखों की अनवरत खोज जो बढ़ रही है, बढ़ोतरी करने जाना ही बुराई है। मैं साहसपूर्वक जो कह सकता हूं कि यूरोप के लोगों के द्वारा अपना दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। अगर ये सुख के इस गुलाम बनते जाएंगे तो बोझ के नीचे मरना नहीं चाहते, बल्कि संभव है कि मैंने इनको गलत पढ़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि सुनहरी ऊनों के पीछे भागना, क्या लिखा है, गोल्डन फ्लीस, ठीक है ना, सुनहरी ऊनों के पीछे भागना भारत के लिए निश्चित ही मृत्यु को बुलावा देने के समान होगा। इसलिए हमें अपने दिलों को पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श वक्त अंकित कर ले। क्या इस साधारण जीवन और ऊंचा विचार ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, निश्चित है कि लाखों लोग जो है उच्च जीवन शैली में नहीं जी सकते, लेकिन कुछ लोग तो अधिक के बारे में सोच सकते हैं ना, खतरे तो उठाते हैं। वे उस बेचारों को भूलकर उच्च रहन सहन की व्यर्थ की खोज में रहते हैं। 23 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ अ टर्म कंसिस्ट नॉट द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी restrictions of wants. This alone increase and prominence, contentment, real happiness and capacity for service. कहते हैं कि वास्तव में सभ्यता का सही अर्थ जो है इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि इसको रोकना है। केवल यही संतोष जो है वास्तविक खुशी और सेवा करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा विकास करता है। लास्ट पैरा बच गया है 24, लिखा कि a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes hindrance instead of help. Therefore, the deal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion
and assure the satisfaction on the same physical लिखा हुआ है physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must met at certain point. A dead stop before a dangerous degenerate into physical and intellectual. Volvosuenus, a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him is his service of humanity on which all his energies should be concentrated. लिखा है कि भौतिक समन्वयन जो एक, पहले मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद समझा दूंगा। भौतिक समन्वयन जो है एक आराम स्तर तक आवश्यक है, मतलब निश्चित सीमा के बाहर। जब हम बूढ़े हो जाएं तो मशीन को यूज करें, उसके पहले नहीं, इनका कहना है गांधी जी का। लेकिन एक विशेष स्तर के बाद वे सहायक के बजाय बाधा बन जाता है। अगर हम ज़्यादा अभी जवानी में अगर गाड़ी का यूज करना शुरू कर दें, मोबाइल का यूज करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए बेनिफिट न बल्कि नुकसानदायक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी एग्जाम में बिना मेडिकल के कोई है का एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल जो आप चलाते हैं पर डे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, दिल की धड़कनें कमज़ोर हो जाएंगी। इससे क्या होता है कि दिन रात जो अगर यूज करते हैं तो अनंत इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। धोखा देना, फंदा बचित प्रति देना, सब कुछ मतलब लगे रहना। हम उसके आशिक हम सोचते हैं हम नहीं, हम ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक बार जो इंसान ने झूठ बोला वो बार बार भी बोल सकता है। किसी भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बल्कि किसी के संकीर्ण व्यक्ति बौद्धिक इच्छाओं की पूर्ति करना का एक बिंदु, एक लक्ष्य होना चाहिए। इससे पहले कि वे भौतिक एवं बौद्धिक व्यवस्था के बन जाए, किसी भी व्यक्ति को अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि मानवता की सेवा में बाधा जो है उत्पन्न न करे, जिस पर से उसे संपूर्ण शक्तियों का केंद्रित करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम न करे जिससे कि हमारे लिए एक दिन वो गले का फंदा बन जाए, और ऐसा होने से हम खुद ही जाल में फंस जाएंगे, दूसरों को क्या फंसाएंगे। हम अगर ठीक हैं तो सब ठीक है, अगर हम ठीक नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, यही था इस चैप्टर का। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।